तो आखिरकार 2025 का चुनाव हो चुका है और कनाडा को नया प्राइम मिनिस्टर मिल चुका है। मार्क कार्नी, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बदलाव का कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसी पर क्या असर होगा। क्या अब पीआर पाना मुश्किल हो जाएगा या फिर एक्चुअली यह और एक्सेसिबल बन जाएगा। इलेक्शन का ये रिजल्ट एक मेजर टर्निंग पॉइंट बन गया है, क्योंकि लोगों ने एक ऐसे नेता को चुना है जो सिर्फ पॉलिटिक्स की नहीं बल्कि इकोनॉमी और पॉलिसी रीसेट की बात करता है। ऐसे में लाखों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, वर्क परमिट होल्डर्स और पीआर के इंतजार में बैठे एप्लीकेंट्स अब ये जानना चाहते हैं कि नए प्रधानमंत्री के विजन में उनके लिए क्या जगह है। मार्क कार्नी की बैकग्राउंड उन्हें बाकी ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस से अलग बनाती है। उन्होंने दुनिया की 2 सबसे बड़ी इकोनॉमीज के सेंट्रल बैंक्स को लीड किया है। उनकी इकोनॉमिक जजमेंट और पॉलिसी प्लानिंग ग्लोबली रिस्पेक्टेड है। यही वजह है कि लोग अब इस बात को लेकर काफी क्यूरियस है कि उनका इमिग्रेशन को लेकर क्या अप्रोच होगा। अभी तक जो पॉलिसी सिग्नल्स आए हैं वो ये बताते हैं कि कार्नी का फोकस अनकंट्रोल्ड एक्सपेंशन के बजाय टारगेटेड और सस्टेनेबल इमिग्रेशन पर रहेगा। इमिग्रेशन कैप की बात करके उन्होंने ये साफ कर दिया है कि इनटेक वॉल्यूम को कनाडा की एक्चुअल रेडीनेस के साथ मैच करना होगा, यानी हाउसिंग, जॉब्स और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स की कैपेसिटी पहले एसेस की जाएगी और फिर उस हिसाब से इमिग्रेशन टारगेट सेट किए जाएंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि इमिग्रेशन बंद हो जाएगा, बल्कि इसका मतलब है कि फ्यूचर इनटेक स्मार्ट प्लानिंग के साथ होगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी इंडिकेट किया है कि जो लोग पहले से कनाडा में हैं, जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और टेम्पररी वर्कर्स, उनकी पीआर ट्रांजिशन को प्रायोरिटी दी जाएगी। इससे सिस्टम की एफिशिएंसी और इंटीग्रेशन पावर दोनों बढ़ेंगे। न्यूकमर्स की क्वांटिटी से ज्यादा अब उनकी क्वालिटी और रेडीनेस पर ध्यान दिया जाएगा। टेम्पररी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम और अनकंट्रोल्ड इंटरनेशनल स्टूडेंट इनटेक पर भी उनका टोन काफी कॉशियस रहा है। उन्होंने कहा है कि यूनिवर्सिटीज को ट्यूशन रेवेन्यू पर ओवर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए और अगर ऐसा चलता रहा तो वीजा स्क्रूटनी बढ़ेगी और कैप्स लग सकते हैं। हाउसिंग क्राइसिस से निपटने के लिए उन्होंने ट्रेड्स और कंस्ट्रक्शन जैसे सेक्टर्स में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एक्सपैंड करने की बात की है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में स्किल ट्रेड्स वाले प्रोग्राम्स में पढ़ने वालों के लिए पीआर के चांसेस बढ़ सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इमिग्रेशन कनाडा की आइडेंटिटी का हिस्सा है। मेजॉरिटी कैनेडियंस या तो फर्स्ट जनरेशन है या सेकंड जनरेशन। ऐसे में इंटीग्रेशन और बैलेंस ही उनकी कोर पॉलिसी बन सकती है। कंक्लूजन यही है कि पीआर सिस्टम पूरी तरह बंद नहीं होगा, लेकिन उसमें स्मार्ट कंट्रोल आएगा। कार्नी की पॉलिसीज डेटा और ग्राउंड रियलिटीज पर बेस्ड होंगी और एप्लीकेंट्स को अब सिर्फ एलिजिबिलिटी नहीं बल्कि सिस्टम की प्रायोरिटीज के हिसाब से खुद को प्रिपेयर करना होगा। जो लोग इन्फॉर्म्ड, अलाइंड और स्किल बेस्ड प्रोफाइल्स लेकर आएंगे उनके लिए आने वाले साल अपॉर्चुनिटीज से भरे होंगे। मार्क कार्नी कोई सामान्य पॉलिटिशियन नहीं है। उन्होंने पहले बैंक ऑफ कनाडा और फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर के तौर पर काम किया है। उनकी एक्सपर्टीज फाइनेंशियल मार्केट्स, ग्लोबल स्टेबिलिटी और क्लाइमेट पॉलिसी जैसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट में है। वह गोल्डमैन सैक्स जैसी टॉप ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म में काम कर चुके हैं और उन्होंने हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड जैसी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज से एजुकेशन हासिल की है। इन सभी अचीवमेंट्स का मतलब ये है कि कार्नी की लीडरशिप ट्रेडिशनल पॉलिटिकल नैरेटिव से अलग होगी। उनका अप्रोच प्रैग्मेटिक होगा, उनकी डिसीजन मेकिंग डेटा ड्रिवन होगी और वो परफॉर्मेंस को प्रायोरिटी देंगे। जब वह कहते हैं कि इमिग्रेशन सिस्टम को रिफॉर्म किया जाएगा तो इसका सीधा सिग्नल ये है कि अब सिर्फ क्वांटिटी पर ध्यान नहीं दिया जाएगा बल्कि क्वालिटी और आउटकम पर फोकस किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि नए एप्लीकेंट्स की सिलेक्शन स्किल्स, अडेप्टेबिलिटी और इंटीग्रेशन पोटेंशियल के आधार पर होगी, ना कि सिर्फ वॉल्यूम या एनुअल टारगेट को फुलफिल करने के लिए। उनकी ग्लोबल एक्सपोजर और पॉलिसी एक्सपर्टीज ये भी सजेस्ट करती है कि वह इमिग्रेशन को सिर्फ एक डेमोग्राफिक या लेबर इशू की तरह नहीं देखेंगे बल्कि इसे इकोनॉमिक प्लानिंग, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक सर्विस डिलीवरी के ब्रॉडर फ्रेमवर्क के साथ अलाइन करेंगे। इस तरह का अप्रोच इमिग्रेशन प्रोसेस को न सिर्फ ज्यादा स्ट्रक्चर बनाएगा बल्कि एप्लीकेंट्स को भी क्लैरिटी देगा कि उन्हें क्या एक्सपेक्ट करना है और किन पैरामीटर्स पर प्रिपेयर होना है। कार्नी की लीडरशिप में कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसी ज्यादा फोकस्ड, बैलेंस्ड और फ्यूचर रेडी बन सकती है। अब पीआर प्रोसेस आसान होगा या मुश्किल, इसका आंसर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। एक तरफ मार्क कार्नी स्किल्ड इमिग्रेशन को प्रमोट करने की बात करते हैं। वह चाहते हैं कि ऐसे लोग जो कनाडा की इकोनॉमी में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उन्हें ज्यादा मौका दिया जाए। उनका फोकस ऐसे प्रोफाइल्स पर है जो डिमांड वाले सेक्टर्स जैसे हेल्थ केयर, टेक, ट्रेड्स में इमीडिएट वैल्यू क्रिएट कर सके। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी स्किल्स और क्वालिफिकेशंस मार्केट नीड्स के साथ
मैच करती हैं तो आपके लिए पीआर प्रोसेस स्ट्रीमलाइंड और थोड़ा फास्टर हो सकता है। दूसरी तरफ कानी ये भी साफ कह चुके हैं कि लो स्किल्ड और फ्रॉड लिंक्ड इमिग्रेशन पर अब क्रैकडाउन होगा, खासकर टेम्पररी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम यानी TFWP और LMIA बेस्ड एंट्री पाथवेज को लेकर उन्होंने कंसर्न जताया है। उनका मानना है कि पैंडेमिक के दौरान इन प्रोग्राम्स का अनकंट्रोल्ड यूज हुआ, जिससे लोकल लेबर मार्केट और हाउसिंग सिस्टम पर प्रेशर बढ़ा। इसका सीधा मतलब ये है कि अब TFWP और LMIA प्रोसेस और भी स्ट्रिक्ट किया जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन स्क्रूटनी बढ़ेगी और एम्प्लॉयर्स को भी ज्यादा अकाउंटेबल बनाया जाएगा। जो लोग बिना प्रॉपर क्रेडेंशियल्स कनाडा आना चाहते हैं या लूपहोल्स के जरिए सिस्टम को बाईपास करना चाहते हैं, उनके लिए यह नया फेज काफी चैलेंजिंग हो सकता है। कानी की इमिग्रेशन फिलॉसफी मेरिट बेस्ड और इकोनॉमिकली इंटीग्रेटेड सिस्टम की तरफ मूव करने की है, जहां हर एप्लीकेंट को स्किल मैच, इंटीग्रेशन पोटेंशियल और ट्रांसपेरेंसी के बेस पर असेस किया जाएगा। इसलिए पीआर प्रोसेस उन लोगों के लिए ज्यादा एक्सेसिबल हो सकता है जो अपने प्रोफाइल को रियल डिमांड के अनुसार तैयार करते हैं, लेकिन जो प्रोफाइल्स वीक हैं या जिनमें ट्रांसपेरेंसी की कमी है, उनके लिए अप्रूवल पाना पहले से कठिन हो जाएगा। यही रीजन है कि आने वाले समय में एप्लीकेंट्स को सिर्फ डॉक्यूमेंट्स ही नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी भी तैयार करनी होगी, ताकि वो सिस्टम की इवॉल्विंग एक्सपेक्टेशंस को मीट कर सके। एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम में CRS स्कोर को लेकर भी बदलाव की संभावना है। अब सिलेक्शन सिर्फ ओवरऑल स्कोर पर नहीं बल्कि स्किल कैटेगरी के अनुसार ज्यादा टारगेटेड और सिलेक्टिव होने वाला है। स्किल्ड प्रोफेशनल्स, खासकर वो जिनकी स्किल्स कनेडियन लेबर मार्केट से सीधा जुड़ी हैं, जैसे हेल्थ केयर, IT, कंस्ट्रक्शन और स्किल ट्रेड्स, उन्हें सिस्टम में हायर प्रायोरिटी दी जाएगी। कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज की शुरुआत पहले ही हो चुकी है और फ्यूचर में इन्हें और रिफाइन किया जा सकता है, ताकि हर ड्रॉ नेशनल डिमांड के साथ क्लोजली अलाइंड हो। प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स यानी PNP अब केवल पॉइंट्स पर ऑपरेट नहीं करेंगे, बल्कि लोकल डिमांड और रीजनल वर्कफोर्स गैप्स को फिल करने के लिए डिजाइन किए जाएंगे। इसका मतलब है कि लोकलाइज्ड स्किल मैच पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो जाएगा। हर प्रोविंस अपने सेक्टर्स के हिसाब से नॉमिनेशंस देगी और अनअलाइंड प्रोफाइल्स के लिए सिलेक्शन धीरे धीरे कम होता जाएगा। अब बात करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की। जेन्युइन स्टूडेंट्स जो टॉप पब्लिक यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं और जॉब रेडी प्रोग्राम्स में एनरोल्ड हैं, उनके लिए पीआर पाथवे ओपन रहेंगे। कनाडा उन्हें एक पोटेंशियल स्किल्ड वर्कर की तरह देखेगा और उनकी इंटीग्रेशन को सपोर्ट करेगा। लेकिन जो एप्लीकेंट सिर्फ पीआर शॉर्टकट के लिए लो रैंकिंग प्रोग्राम्स या प्राइवेट पार्टनरशिप कॉलेजेस को चूज करते हैं, उनके लिए फ्यूचर काफी टफ हो सकता है। ऑलरेडी 2024 में 35% तक स्टडी परमिट कैप लगाया जा चुका था और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह कैप आगे भी जारी रह सकता है या और भी रिस्ट्रिक्टिव हो सकता है। इससे क्लियर मैसेज यही है कि सिर्फ जेन्युइन एजुकेशन और लॉन्ग टर्म कंट्रीब्यूशन पर्पस से आए स्टूडेंट्स को ही आगे प्रायोरिटी मिलेगी। अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट RNIP और ग्रेजुएट फोकस्ड एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम्स जैसे प्रोग्राम्स फ्यूचर में उन कैंडिडेट्स को फेवर कर सकते हैं जो क्लियरली इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं और जिनकी प्रोफाइल सेटलमेंट रेडीनेस दिखाती है। दूसरी तरफ बैकडोर एंट्रीज, टूरिस्ट वीजा मिसयूज, अनऑथराइज्ड वर्क और फ्रॉडुलेंट एडमिशन जैसे प्रैक्टिसेस के लिए सिस्टम में अब ऑलमोस्ट जीरो टॉलरेंस होगी। मार्क कार्नी की लीडरशिप में इमिग्रेशन सिस्टम का टोन अब स्ट्रक्चर्ड, ट्रांसपेरेंट और डिमांड बेस्ड बन रहा है। इसका सीधा असर पीआर प्लानिंग, स्टडी प्लान्स और जॉब अलाइन पाथवेज पर पड़ेगा। यानी अब सिर्फ कनाडा इनफ नहीं होगा, आपको सही कोर्स, सही कॉलेज और सही इंटेंट के साथ ही अप्लाई करना होगा, तभी सिस्टम आपको एक्सेप्ट करेगा और पीआर तक पहुंचने का रास्ता रियलिस्टिकली ओपन रहेगा। जो लोग कनाडा में जॉब की तलाश में हैं, उनके लिए 2025 में कुछ नए अपॉर्चुनिटीज और साथ ही साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस सामने आ सकते हैं। अगर आपके पास कनेडियन एक्सपीरियंस है या कोई इन डिमांड स्किल है या फिर LMIA अप्रूव्ड एम्प्लॉयर का वैलिड ऑफर लेटर है, तो आपके पीआर और वर्क परमिट के चांसेस सिग्निफिकेंटली बेहतर हो जाते हैं। सेक्टर्स जैसे हेल्थ केयर, IT, स्किल ट्रेड्स और कंस्ट्रक्शन ऐसे एरियाज हैं जहां कनाडा को लगातार क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स की जरूरत रहती है। इसलिए इन सेक्टर्स में फ्लेक्सिबिलिटी पॉलिसीज के जरिए भी देखने को मिल सकती है। कनाडा अब इमिग्रेशन को स्किल मैचिंग और इकोनॉमिक नीड से डायरेक्ट लिंक कर रहा है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ एप्लीकेशन सबमिट करना काफी नहीं है, अब आपको अपनी प्रोफाइल को कनेडियन लेबर मार्केट के अनुसार डिजाइन करना होगा। यही कारण है कि इन डिमांड ऑक्यूपेशंस वाले एप्लीकेंट्स को फास्ट ट्रैक या टारगेटेड सिलेक्शन मिलने की संभावना ज्यादा होती है। अब एक आम सवाल यही है कि 2025 में अगर कोई कनाडा पीआर या स्टडी प्लान करना चाहता है तो
उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहला स्टेप है कि किसी भी प्रोग्राम या कॉलेज को चूज करने से पहले उसका रेलेवेंस चेक करें। क्या वह कोर्स कनेडियन जॉब मार्केट से जुड़ा है? क्या वह फील्ड एक्सप्रेस एंट्री या पीएनपी कैटेगरी लिस्ट में आता है? और क्या उसका कंप्लीशन आपको जॉब रेडी बनाएगा? जेन्युइन तरीके से एकेडमिक बैकग्राउंड और करियर गोल्स को मैच करके ही एडमिशन लेना चाहिए। स्टडी के लिए IELTS स्कोर की तैयारी पहले से शुरू कर दे, और अगर PR के लिए सोच रहे हैं तो CRS स्कोर को मजबूत करने के लिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, एजुकेशन, क्रेडेंशियल असेसमेंट और रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस की क्लैरिटी रखें। अगर आप पहले से प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो सिस्टम की चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स को भी टाइमली हैंडल कर सकते हैं। साथ ही साथ सबसे जरूरी बात यह है कि फ्रॉड कंसल्टेंसीज, बैकडोर अरेंजमेंट्स और लो क्रेडिबिलिटी प्रोग्राम से दूर रहना चाहिए। ऐसे शॉर्टकट्स न सिर्फ रिजेक्शन तक ले जा सकते हैं बल्कि कई मामलों में 5 ईयर या लाइफ टाइम बैन्स भी लग सकते हैं। इमिग्रेशन ऑफिसर्स अब डॉक्यूमेंटेशन और इंटेंट दोनों को बहुत गहराई से स्क्रूटनाइज करते हैं, और स्मॉलेस्ट इनकंसिस्टेंसी भी रेड फ्लैग बन सकती है। 2025 में सक्सेस सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो इन्फॉर्म्ड होंगे, प्रोएक्टिव रहेंगे और हर स्टेप को जेन्युइन स्ट्रैटेजी के साथ एग्जीक्यूट करेंगे, चाहे वो कॉलेज सिलेक्शन हो, कोर्स अलाइनमेंट हो या वीजा फाइल की डॉक्यूमेंटेशन। कनाडा अब एक ट्रांसपेरेंट और टारगेटेड सिस्टम की तरफ मूव कर रहा है, और इस सिस्टम में वही प्रोफाइल सक्सीड करेगी जो रियल डिमांड, प्रैक्टिकल स्किल सेट और पॉलिसी डायरेक्शन को समझकर तैयार की गई है। PR अब भी मिल रहा है, लेकिन अब वो सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिनकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, जिनके पास रेलेवेंट स्किल्स हैं और जो कनाडा की इकोनॉमी को जेन्युइनली सपोर्ट कर सकते हैं। इमिग्रेशन अब एस्पिरेशनल कॉन्सेप्ट नहीं रहा, अब यह एक मेरिट बेस्ड, सेलेक्टिव और डिमांड ड्रिवन सिस्टम बन चुका है, जहां हर एप्लीकेंट को सिर्फ इंटेंशन नहीं बल्कि कैपेबिलिटी और अलाइनमेंट भी दिखानी होगी। अगर आप सच में कनाडा में सेटल होने की प्लानिंग कर रहे हैं तो अब आपको हर स्टेप को स्ट्रैटेजी के साथ लेना होगा। प्लानिंग, डॉक्यूमेंटेशन, कोर्स सिलेक्शन और इवन कॉलेज का लेवल अब क्रिटिकल फैक्टर बन गए हैं, जो सीधे आपके फ्यूचर इमिग्रेशन सक्सेस को डिफाइन करेंगे। जो एप्लीकेंट्स अपने बैकग्राउंड और गोल्स के अनुसार सही प्रोग्राम चूज करते हैं, सही सेक्टर में ट्रेनिंग लेते हैं और अपने डॉक्यूमेंटेशन को एक्यूरेट और ट्रांसपेरेंट रखते हैं, उन्हीं को फ्यूचर ड्रॉज और PR अपॉर्चुनिटीज में बेनिफिट मिलेगा। इमिग्रेशन सिस्टम अब कम्प्लीटली फिल्टर्ड और वेरीफाइड तरीके से ऑपरेट कर रहा है। हर फाइल मल्टीपल लेवल्स पर चेक होती है और लूप होल बेस्ड या रैंडम अप्रूवल्स की पॉसिबिलिटी अब लगभग खत्म हो चुकी है। अगर किसी फाइल में इनकंसिस्टेंसी है या पर्पस वीक है तो उसे रिजेक्ट करना अब सिस्टम के लिए आसान और जस्टिफाइड हो गया है। इसलिए अगर आप सीरियस हैं तो अब आपको अपने IELTS को क्रेडेंशियल एवेल्युएशन, वर्क एक्सपीरियंस और कोर्स रेलेवेंस पर पैरेलल काम करना चाहिए, और हर डिसीजन को लॉन्ग टर्म इंटीग्रेशन और कंट्रीब्यूशन की दिशा में लेना चाहिए। यही माइंडसेट आपको बाकी एप्लीकेंट से अलग करेगा और फ्यूचर PR सक्सेस की फाउंडेशन बनेगा। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि लॉन्ग टर्म में इमिग्रेशन वॉल्यूम वापस बढ़ सकता है, क्योंकि कनाडा की इकोनॉमी और डेमोग्राफिक नीड्स हमेशा से इमिग्रेंट्स पर डिपेंडेंट रही हैं। पॉपुलेशन एजिंग, बर्थ रेट कम होना और स्किल्ड लेबर शॉर्टेज जैसे रियलिटीज इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि फ्यूचर में कनाडा को फिर से हाई इनटेक की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में खासकर तब तक जब तक हाउसिंग क्राइसिस सॉल्व नहीं होता और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेबलाइज नहीं होता। इनटेक पूरी तरह कंट्रोल रहेगा। गवर्नमेंट अभी फिलहाल सिस्टम को रिबैलेंस करने में लगी हुई है, और यही वजह है कि स्टडी परमिट्स, वर्क परमिट्स और इवन PR एप्लीकेशंस पर स्क्रूटनी और पॉलिसी फिल्टर्स पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो गए हैं। ऐसे में जो लोग अभी कनाडा आने की प्लानिंग कर रहे हैं उन्हें स्मार्टली अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होगी। अब सिर्फ अप्लाई करना या रैंडम कोर्स लेकर एडमिशन लेना काम नहीं करेगा। बेस्ट कॉलेजेस चुनना जरूरी है, ऐसे प्रोग्राम्स में इनरोलमेंट लेना जो कनेडियन जॉब मार्केट से अलाइंड हो, और साथ ही आपकी फाइल, डॉक्यूमेंटेशन, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और फाइनेंशियल प्रूफ पूरी तरह क्लियर और वेरीफाइबल होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट एप्लीकेशन, ऑनेस्ट इंटेंट और जेन्युइन एकेडमिक या प्रोफेशनल गोल्स ही अब फ्यूचर का रास्ता खोलेंगे। यह नया फेज उन्हें रिवॉर्ड करेगा जो वेल इन्फॉर्म्ड हैं और अपने हर स्टेप को कैलकुलेटेड तरीके से लेते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हो, स्किल्ड वर्कर हो या PR एस्पिरेंट, अब सक्सेस उन्हीं को मिलेगा जो डिमांड से जुड़े हैं और सिस्टम को समझकर उसमें फिट बैठते हैं। मार्क कार्नी का विजन इमिग्रेशन को स्ट्रीमलाइन करने का है। अब फोकस क्वांटिटी से क्वालिटी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब एम यह नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एंट्री दी जाए, बल्कि एम यह है कि रियल कंट्रीब्यूटर्स को सिलेक्ट किया जाए, ऐसे लोग जो कनाडा की इकोनॉमी में एक्टिवली वैल्यू ऐड कर सके और जो इंटीग्रेट
इमिग्रेशन के लिए जेन्युइनली प्रिपेयर्ड हो। कहानी का मैसेज बहुत साफ है, अगर आप केपेबल हैं, स्किल्ड हैं और कंट्रीब्यूट करने की इंटेंट और एबिलिटी रखते हैं तो कनाडा आपका स्वागत करता है। लेकिन अगर आप लूप होल्स का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं या सिस्टम को बाईपास करके एंट्री चाहते हैं तो अब वैसा करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। इमिग्रेशन सिस्टम अब ज्यादा डिजिटली मॉनिटर्ड है, डॉक्यूमेंटेशन लेयर्ड है और क्रॉस वेरिफिकेशन पहले से तेज हो चुका है। फ्रॉडुलेंट एडमिशंस, फेक जॉब ऑफर्स और वीक प्रोफाइल्स को रिजेक्ट करना अब पॉलिसी का हिस्सा बन चुका है। आने वाले महीनों में पॉलिसीज और रिफाइन होंगी, कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज और लोकलाइज्ड पीएनपी प्रोग्राम्स और फोकस्ड स्टूडेंट वीजा कैप्स के जरिए सिस्टम को और भी स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। लेकिन अगर आप अभी से अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं, अपने प्रोफाइल को स्किल डिमांड के अनुसार शेप करते हैं और हर स्टेप को ट्रांसपेरेंसी और स्ट्रैटेजी के साथ प्लान करते हैं तो आप उस फ्यूचर वेव में बाकी एप्लीकेशन से कहीं आगे निकल सकते हैं। अब सक्सेस का फॉर्मूला क्लियर है, सिस्टम को अंडरस्टैंड करें, रियल डिमांड को मैच करें और अपनी इमिग्रेशन जर्नी को मेरिट, इंटेंशन और क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ाएं। यही अप्रोच आने वाले कनाडा इमिग्रेशन फ्रेमवर्क में आपको जगह दिला सकता है। कंक्लूजन यही है कि इमिग्रेशन अब सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है। अब ये सिर्फ एक एंट्री टिकट नहीं रहा बल्कि यह एक प्रोसेस है जो आपके इंटेंट, कैपेबिलिटी और कंट्रीब्यूशन पर आधारित है। आप किस प्रोग्राम में पढ़ रहे हैं, वह कोर्स कितना जॉब रेलेवेंट है, किस सेक्टर में काम कर रहे हैं, आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कैसी है, आपके क्रेडेंशियल्स वेरीफाइड हैं या नहीं, ये सब अब बहुत ज्यादा मायने रखता है। सिस्टम अब साफ तौर पर मेरिट और अलाइनमेंट की तरफ मूव कर चुका है और इसलिए वही लोग कनाडा में एक सफल फ्यूचर बना पाएंगे जो जेन्युइनली प्लान कर रहे हैं और हर स्टेप को सही तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन, ट्रांसपेरेंसी, कोर्स सिलेक्शन, स्किल डेवलपमेंट और प्रोफेशनल रेडीनेस अब इमिग्रेशन सक्सेस के कोर एलिमेंट्स बन चुके हैं। बाकी सबके लिए ये जर्नी पहले से कहीं ज्यादा चैलेंजिंग, फिल्टर और हाई स्क्रूटनी वाली हो चुकी है। अब कोई भी स्टेप लाइटली लेने का समय नहीं है। इमिग्रेशन का नया चैप्टर शुरू हो चुका है और इसमें वही प्रोफाइल्स दिख पाएंगी जो रियल वैल्यू शो करती है, सिस्टम की जरूरतों को समझती है और खुद को उसी के अनुसार शेप करती है।